लेकिन सबसे पहले खबर चुनावी राज्य बिहार की। लोकसभा चुनाव से लगातार प्रधानमंत्री इतिहास रचने में जुटे हुए हैं। पहले लोकसभा चुनाव लगातार तीसरी बार जीते, फिर हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में 50 साल के सियासी इतिहास में सबसे बड़ी जीत किसी गठबंधन को हासिल हुई तो वो एनडीए था। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का बंधन तोड़ा, जहां लोकसभा जीत जाते थे लेकिन विधानसभा में हार जाते थे। लगातार चुनाव दर चुनाव रिकॉर्ड बनाती आ रही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब चुनौती बिहार की है। चुनौती की वजह समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और विपक्ष के बीच केवल 0.03% वोट का अंतर था, जहां एनडीए को चुनाव में 1,57,01,226 वोट मिले, वहीं महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट, यानी केवल 12,768 वोट के अंतर से 5 साल पहले एनडीए को जीत बिहार में मिली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए। 5 साल में सियासत बहुत करवट बदल चुकी है, लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि बिहार में अगर इस बार विपक्ष को कहीं जीत मिली तो राहुल गांधी इसे वोट चोरी के आरोपों पर अपनी जीत बताने लगेंगे। बिहार में अगर एनडीए को हार मिली तो आगे पश्चिम बंगाल में जीत का सपना संजोती बीजेपी के लिए झटका होगा। इसीलिए जिस बिहार में 13,000 कम वोट के अंतर से पिछली बार जीत मिली, वहां अब एक एक कदम प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए चुन चुन कर रख रहा है। हर रणनीति रची जा रही है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह के घर आज दोपहर बिहार कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। यह बैठक अहम है क्योंकि बीजेपी की बैठक की टाइमिंग और बैठक में होती चर्चा पर अगर नजर डालें तो मंगलवार को पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष के मंच से उनकी मां को दी गई गाली पर बड़ा जवाब दिया। आज बुधवार को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई और अब गुरुवार यानी कल प्रधानमंत्री की मां के अपमान के मुद्दे पर एनडीए ने बिहार बंद बुलाया। इस तरह पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे को बीजेपी बिहार में नीचे तक ले जाने की तैयारी कर चुकी है। वहीं अमित शाह के घर बैठक में सीट बंटवारे में एनडीए में समन्वय, जमीन से मिले फीडबैक, विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा, प्रशांत किशोर की पार्टी का कितना असर, इन 5 मुद्दों पर चर्चा विश्लेषण किए जाने का दावा है। पर इन सारे मंथन के बीच सबसे बड़ा खबरदार करता सवाल है कि बदलते सियासी माहौल में सीट बंटवारे का गणित क्या निकलेगा। जहां सूत्र कहते हैं कि फॉर्मूला बीजेपी तैयार कर चुकी है। जेडीयू को 102 या 103 सीट लड़ने के लिए दी जा सकती है। बीजेपी 100 से 102 सीट पर लड़ सकती है। चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने के आसार हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से 7 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। और तब ये चुनावी सवाल खबरदार करता है कि जिन नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बिहार में विधानसभा चुनाव के भीतर 10 साल में 81% से घटकर 37% रह गया, वो इस बार चुनाव में कमजोर कड़ी है या मजबूत कड़ी। क्या इन सबको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हर रणनीति बिहार में बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे। ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं तो आप सब लोग हाथ उठाइए, अब पूरा उनका नमन करिए। हाथ उठाओ सब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। दिल्ली से पटना तक बीजेपी की सत्ता में नीतीश कुमार वो धुरी हैं जिनके साथ बीजेपी जीत का झंडा लहराती आ रही। लेकिन खबरदार करता सवाल यह आता है कि अब तक मजबूत खिलाड़ी बनकर हर तरफ कुर्सी दिलवाते आ रहे नीतीश कुमार क्या अब भी चुनावी पिच पर पहले जितने ही मजबूत हैं? ये सवाल क्यों आया, इसके जवाब तक ले चलें। उससे पहले आप दिल्ली में बुधवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह के घर के पास आती जाती गाड़ियों पर नजर डाली। इन गाड़ियों में गृह मंत्री के घर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार की दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे और बिहार के संगठन मंत्री
भिखू भाई दलसानिया पहुंचते हैं, जहां सबसे बड़ी चर्चा बिहार के चुनाव में सीट बंटवारे पर होती है। यूं तो दावा है कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, जिसका ऐलान चुनाव की तारीखों के बाद किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार सीट बंटवारे पर फैसला थोड़ा कठिन होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार बीजेपी और जेडीयू के बीच में मुख्य तौर पर सीटों का बंटवारा हुआ था और इस बार भी ये दोनों दल ही बड़ी सीटें लेंगी। लेकिन इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं, जो पिछली बार अलग चुनाव लड़े थे। बीजेपी पिछली बार 110 सीट पर लड़ी थी, अब की बार दावा है 100 से 102 सीट पर लड़ सकती है। जेडीयू पिछली बार 115 सीट पर लड़ी थी। सूत्र कहते हैं कि अब की बार एनडीए में उसे 102 से 103 सीट दी जा सकती है। पिछली बार एलजेपी अलग होकर 134 सीट पर लड़ी थी, अब की बार एनडीए में आकर वो 25 से 28 सीट पर लड़ सकती है। जीतन राम मांझी की हम पार्टी को पिछली बार 7 सीट के मुकाबले अब की भी 6 से 7 सीट ही दी जा सकती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम को इस बार 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री लगातार बिहार को लेकर सक्रिय दिखे हैं, फिर चाहे लोकसभा में बिहार से आने वाले सांसदों से मिलना हो या बिहार का चुनावी दौरा करना हो। इन सब के बीच सीट बंटवारे पर डिमांड सबकी सामने आने लगी। कि 2015 में हमारी पार्टी 43 सीटों पर एनडीए में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और 2020 में हम लोग 137 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार उतारे थे। मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरे हिसाब से मेरी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटों का बंटवारा इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में ही होना चाहिए। इसी तरह जीतन राम मांझी भी अपनी डिमांड लेकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम 20 सीट मिले। लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहाँ पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहाँ करवा लेंगे। सीट को लेकर कोई क्लियर नहीं हुआ है? एकदम क्लियर है, सब कुछ है। हमको बताने को मना किया है, हमको सब पता है। एकदम एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, ये हम बता रहे हैं। सीटों की घोषणा हो जाएगी। सीट बंटवारे के बीच अब सवाल है, क्या नीतीश कुमार, जिन्हें बड़े भाई की तरह बिहार में अब भी 102 से 103 सीट गठबंधन में दी जा सकती है, क्या वो मजबूत खिलाड़ी बनकर चुनाव में साथ दे पाएंगे? सवाल की वजह समझिए। ये चार्ट देखकर आप समझ पाएंगे, जो बताता है कि 10 साल के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक कम हुए हैं, जो 115 से घटकर 43 तक आ चुके हैं। स्ट्राइक रेट खराब हुआ है, जो 81.5% से घटकर 37% तक आ चुका है, और वोट प्रतिशत भी नीतीश कुमार की पार्टी का कम हुआ है, 22.58% से 15.39% रह गया है। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री अब खुद बिहार में रणनीति बनाकर उतरने लगे हैं? बीजेपी इस रणनीति में जुट चुकी है कि कैसे बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते विपक्ष की यात्रा की काट खोजकर कार्यकर्ताओं को चार्जअप किया जाए, और अगर 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मौजूद नीतीश कुमार को लेकर कोई भी नाराजगी है तो उसे भी कम करके वोट सीट न घटने दी जाए। बीजेपी की जेडीयू को लेकर चिंता यह भी हो सकती है कि अब तक जो महिला वोट दिलाने में नीतीश कुमार अगुवाई करते रहे हैं, वहां अब जेडीयू से ज्यादा वोट बीजेपी पाने लगी है। चुनाव आयोग के अनुसार 2010 में 53% पुरुषों ने बिहार में मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से केवल 7 सीटें कम थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी वोट देने में महिलाएं ही आगे थी। इस चुनाव में 51.1%
पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 60.4% था। पुरुषों के मुकाबले इस चुनाव में महिलाओं के करीब 9% ज्यादा वोट पड़े थे। ये वो चुनाव था जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ लड़े। नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। उसे 71 सीटों पर जीत मिली। 2020 के चुनाव में पुरुषों के 54.6% वोट पड़े, जबकि 59.7% महिलाओं ने इस चुनाव में मतदान किया था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उसे केवल विधानसभा की 43 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए में जेडीयू का प्रदर्शन सबसे खराब था। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 में 22 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से केवल 6 महिलाएं चुनाव जीतकर सदन पहुंची। बीजेपी ने इस चुनाव में 13 महिलाओं को मैदान में उतारा था और उसे 8 सीटों पर जीत मिल गई। इसीलिए सवाल आया कि क्या बिहार में सत्ता को साधने में अहम रहने वाला महिला वोट अब जेडीयू से कम हुआ है और तब बीजेपी इस वोट को मजबूती से पकड़े रहना चाहती है? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री की मां के अपमान के मुद्दे पर जमीन तक अब विपक्ष का विरोध की रणनीति तैयार है, जिसका पहला परीक्षण कल होगा, जब सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद एनडीए ने बुलाया है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना उस मां का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना या विदेश में ढाके लगा रहे। ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे। सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं। बयानों की इसी जंग के बीच याद करिए पटना में पिछले हफ्ते क्या हुआ, जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के मुद्दे पर गुत्थम गुत्था हो गए। शायद इन्हीं तस्वीरों के बाद ये महसूस किया गया कि इस मुद्दे पर महिला सम्मान की सियासत के दम पर जमीन पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ वोट साधा जा सकता है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने जब वर्चुअली बिहार की महिलाओं के साथ संवाद किया, उसी के बाद तय हुआ कि अब एनडीए इस मुद्दे को लेकर सड़क तक जाएगा, जहां कहा गया कि गुरुवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिहार बंद किया जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं बंद में शामिल नहीं होंगी। बीजेपी महिला मोर्चा इस बंद की कमान संभालेगी और एनडीए के सभी दल इस बंद में शामिल होंगे। एक विशेष समुदाय के लोगों ने मोदी जी को गाली दी है
देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया और वो भी मां बहन की गाली दिया। इससे सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ, इससे पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है। और राष्ट्र का अपमान करने वाले पे हम समझते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कल मोदी जी ने अपनी व्यथा बताई, उनका दर्द छलका। महान मां, उनको गाली देना इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकता है। कांग्रेस के लोगों को देश से माफी मांगना चाहिए, राजद के लोगों को देश से माफी मांगना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए कल प्रधानमंत्री जी बोलते बोलते उनका दर्द छलक गया, आंख से आंसू निकल गया, जिसको देख करके पूरे बिहार के लोगों में आक्रोश है। और उसी आक्रोश का नतीजा है कि कल बिहार बंद रहेगा। सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन। विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री की मां के अपमान के सवाल पर तेजस्वी यादव से हमारे सहयोगी चैनल बिहार तक पर सवाल पूछा गया। क्या जवाब तेजस्वी यादव ने दिया, सुनिए। ना हमने कुछ अपशब्द बोला, ना किसी ने बोला। जिस व्यक्ति ने बोला उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पता चला वो व्यक्ति बीजेपी में भी रहा है, जदयू में भी रहा है, पहली बार। लेकिन इस पे क्या प्रधानमंत्री जी को कहना है? ये प्रज्वल रवन्ना है, 3000 लड़कियों के साथ शोषण किए, इनके प्रधानमंत्री हाथ उठा के प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दिया। डीएनए से भी बड़ा कोई गाली होता है क्या? डीएनए से बड़ा कोई गाली होता है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को तब चिट्ठी लिखी थी, आपने मेरे डीएनए पर जो टिप्पणी की है उससे मुझे और समाज के एक बड़े तबके को गहरी ठेस पहुंची है। मेरा मानना है कि आपने इन शब्दों से न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों ने भी खुद को अपमानित महसूस किया है। मोदी जी, आप जानते हैं कि मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। मैं बिहार के ग्रामीण परिवेश के एक साधारण परिवार में पला बढ़ा। ये समय नीतीश कुमार जी का चिट्ठी है। डीएनए से भी बड़ा कोई गाली होता है क्या? अब आप देखिए, मणिपुर में नंगे जो है हमारी बहनों को, जो क्या आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला क्या? महिला पहलवानों का शोषण करने वालों का ये लोग टिकट देते हैं, अब बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये मोदी जी सोनिया जी को कहते हैं जर्सी गाय, थरूर जी के पत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और राहुल जी को कहते हैं हाइब्रिड बछड़ा। ये प्रधानमंत्री जी का देन है, ये प्रधानमंत्री जी की खुद की बोली है। और यही नहीं, एक मेरे पास से प्रधानमंत्री किसको किसको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की माँ की गाली दी जा रही है, जो ट्वीट करने वाला है, ये आप पढ़ नहीं सकते हैं, इतना घिनौना है। उसको नरेंद्र मोदी जी जो है फॉलो करने का काम करते हैं। और ये नहीं, हमारे बरखा दत्त जो है, जो महिला पत्रकार, उनको जो गाली देने वाले लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री जो है फॉलो करते हैं। जो देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी साहब, क्या क्या नहीं लिखा गया, उसको प्रधानमंत्री जो है देश के वो फॉलो करते हैं। अब पूछना होगा कि ये जो गाली देने वाले जो हैं वो प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से लेते हैं या प्रधानमंत्री जी इन लोगों से प्रेरणा लेकर के इन लोगों को फॉलो करते हैं। और यही नहीं, हरियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, रो रहे थे, बहुत भावुक हो गए थे। कुछ दिन पहले यही प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले, हम गाली बोलने वाला डिक्शनरी, अपने आप को गाली बोलने वाला डिक्शनरी बोले थे ना जी, सच बोल रहे हैं ना, मेरा शब्द तो नहीं। कुछ दिन पहले अभी विधानसभा चला, बीजेपी के विधायक जनक सिंह ने मेरे को मां बहन की गाली दी। क्या कार्रवाई हुआ? इनमें से कितने नेताओं पे कार्रवाई हुआ? लगातार हो रही बारिश लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बरसात हो रही है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी बारिश और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बारिश से हिमाचल में 1300 से ज्यादा रोड, जिसमें 6 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, प्रभावित हुए हैं।
भारत में इस तस्वीर की बड़ी चर्चा है, इसलिए नहीं कि ये दिल दहला देने वाला वीडियो, बल्कि इसलिए कि इस वीडियो में कुदरत की तबाही के बीच इंसानी हौसले की भी कहानी छिपी है। जगह उत्तराखंड के अल्मोड़ा का भिकिया सैंड, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि लोग दंग रह जाते हैं। नीले रंग की जैकेट पहना ये नौजवान इस भूस्खलन के बीच दौड़ पड़ता है। पहाड़ से गिरते पत्थरों पर नजर रखते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन ये नौजवान खतरा उठाते हुए सड़क पर पहाड़ से गिरे पत्थर के पास पहुंचता है और किसी को खींचने लगता है। इस बहादुरी से दूसरों को भी हौसला मिलता है और वो करीब आते हैं। इस दौरान कैमरा पास आता है। नीले रंग की जैकेट पहना ये नौजवान पत्थर में दबे एक नौजवान को बचा लेता है। भारत में हिमालय 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन हिमालयी क्षेत्र कहे जाने वाले इन राज्यों में से 3 की हालत बहुत खराब है। वजह लगातार होती बारिश है। सितंबर में यहाँ मानो तबाही का रेड कॉरिडोर बन जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिंदगी मुसीबत में है। तबाही के रेड कॉरिडोर में सबसे बड़ी बर्बादी हिमाचल प्रदेश में हो रही है, जहां पर हाईवे लैंडस्लाइड में तबाह हो गए, लोग फंस गए। जम्मू कश्मीर का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर पहाड़ के पहाड़ पूरे भरभरा के गिर जा रहे हैं। लेकिन पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां हो रही लगातार बारिश जिंदगी उजाड़ने पर आमादा है। ये मंडी की तस्वीर है। यहाँ पर आफत का पहाड़ जब टूटा तब लोग इस तरह से जान बचाने के लिए भागे। ये भूस्खलन मंगलवार शाम सुंदरनगर उपमंडल के चमन बाग में हुआ। इसमें मरने वालों की संख्या 7 हो गई। इस तस्वीर ने हाल ही में उत्तराखंड में बादल फटने से हुई तबाही में यहाँ भी लोग कुदरत के खौफ से बचने के लिए भागते नजर आए। देवभूमि हिमाचल में भारी बरसात में इस बार धार्मिक स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि हिमाचल के सिरमौर में बाबा बड़ोलिया का मंदिर भारी बारिश में आश्चर्यजनक रूप से बच गया। हिमाचल में इंसान ही नहीं जानवर भी मुश्किल में, जिन्हें बचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। कांगड़ा घाटी में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से कांगड़ा घाटी से गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। यही कारण है कि लोगों को नदियों से दूर रहने की लगातार सलाह दी जा रही है। कांगड़ा घाटी में सभी खड्ड उफान पर। हालांकि बारिश के बाद घाटी में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घाटी में बारिश के कारण स्कूल बंद कर दिए गए और जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल की मनाली का भी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। यहाँ बाढ़ के पानी में फंसा टेम्पो ट्रैवलर पलट जाता है। लगातार हो रही बारिश ने मनाली में हालात नाजुक बना दिए हैं। आप देखें कि लगातार बारिश हो रही है और ब्यास किस तरह उफान पर है। बिल्कुल ब्यास के ऊपर जो एक ब्रिज बना है वहाँ पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पानी बहुत कम था, लेकिन अब दोबारा जो है, क्योंकि 48 घंटे से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो पानी है वो बढ़ गया है। लगातार इसका स्तर बढ़ रहा है और आसपास के जो घर हैं, दुकानें हैं, उनको खतरा बना हुआ है। ये एक मोटरेबल रोड दोबारा बना दिया गया था। पहले ये खराब हो गया था, बाद में इसको दोबारा ठीक कर दिया गया था, ये बन गया था। लेकिन अब जो कल से बारिश हो रही है उसने दोबारा भानु पुल के इस ब्रिज को तोड़ दिया है। तो उधर का जो एरिया है, चाहे कॉटेजेस हैं, कैफेज हैं, होटल्स हैं, सब वहाँ आइसोलेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पिछले 24 घंटे के अंदर ही टूटा है। ये मनाली में बारिश के बाद नदी नालों के पास बने कैफे और होटल भी तबाह हो गए हैं। कुल्लू में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे अखाड़ा बाजार में बीती रात भूस्खलन हो गया। 6 लोगों की जान चली गई।
पूरे कुल्लू में लगातार अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। इंसिडेंट साइट आप देख पा रहे हैं जो मेरे लेफ्ट साइड में है, और ऊपर जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ अभी भी जो शूटिंग स्टोन है प्लस मलबा है वो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो एडवर्स वेदर कंडीशन है और थोड़ा रिस्क है ऊपर, तो अभी थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन होल्ड किया है। अभी इस ऑपरेशन करने में जैसे ही होगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी हिमाचल के वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश से तबाही हो रही है। नेशनल हाईवे आज क्योंकि वेदर क्लियर नहीं हुआ है तो हमारा नेशनल हाईवे बंद है मंडी की तरफ से। NH 305 भी मल्टीपल पॉइंट्स पे बाधित है। मनाली की तरफ अलेओ से कनेक्टिविटी है, लेकिन हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि बहुत नेसेसरी ना हो तो ट्रैवल ना करें। मंडी में इतनी बारिश हुई कि कुंडना नाम का गांव धंसने की कगार पर आ गया। पत्थर वाले डंगे फट गए हैं नीचे उतरने की कगार पे। देखिए रोड टूट गया है, क्रैकिंग जगह जगह, गाड़ी का निकलना बहुत ही मुश्किल। ये अपने पिंजूराम जी का मकान है, उन्होंने नया मकान बना दिया है वैसे नेर में, पुराना मकान छोड़ दिया है। उसकी माँ जाती नहीं थी, आज जब उसको खतरा महसूस हुआ तो जाना ही पड़ा। इस बार ज़्यादा ही हो गया, ये लगभग 20 इंच का गैप पड़ गया दीवारों में। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ 15 घरों को खाली करवा लिया। यहाँ पर सड़क से लेकर इमारत तक में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। वहीं लैंडस्लाइड की चपेट में गौशालाएं तक आई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में राज्य को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा भी रद्द कर दी है। हिमाचल प्रदेश की तरह जम्मू कश्मीर भी बारिश से परेशान है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार कीचड़, पत्थर और बोल्डर गिरने से आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा है। करीब 250 किलोमीटर लंबा ये अहम राजमार्ग जो कश्मीर घाटी की जीवन रेखा माना जाता है, भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद है। सड़क की बेहद खराब स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पैदल चलने वालों के लिए भी इस रास्ते को बंद कर दिया है। मॉनसून ने अपने आखिरी दौर में सुदूर उत्तर भारत में हाहाकार मचा दिया है। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड से हालात खराब हैं। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में रेड अलर्ट है। जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में अलर्ट है। बारिश के मौसम में पहाड़ी रास्ते कितने खतरनाक हो जाते हैं उसे समझाने के लिए तस्वीर काफी है। वीडियो की शुरुआत में एक गाड़ी दिखती है जिसे रोकने के लिए पुलिस वाले सीटी बजाते हैं। पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका पता ऊपर से गिरते पत्थरों से लगता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। पुलिस वालों के खबरदार करने पर गाड़ी सवार रुक भी जाता है और पहाड़ से लगातार पत्थर गिरते रहते हैं। जब भूस्खलन रुक जाता है तो पुलिस वाले इस गाड़ी सवार को जाने को कहते हैं। झाड़ दे। उत्तराखंड में लगातार बारिश से पहाड़ों की तरह नदियां भी खतरनाक हो गई, जिसके खतरे से लगातार लोगों को सावधान किया जा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, तो आप लोगों को सूचना दी जा रही है कि आप लोग घाट खाली कर दें। ये चेतावनी इसीलिए दी जा रही है ताकि लोग नदियों से दूर रहें, जो लगातार बारिश से खतरनाक स्तर पर हैं। इससे आम लोग ही नहीं बल्कि जानवरों को भी खतरा पैदा हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक वीडियो सामने आया जिसमें कोसी नदी में 2 हाथी बहते हुए नजर आए। हालांकि ये हाथी नदी को पार करने में कामयाब हो गए, लेकिन इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में बारिश कितनी खतरनाक हो चुकी है। उत्तराखंड जैसा ही खतरा जम्मू कश्मीर में भी है, जहां फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये डोडा का भालेसा है, जहां भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गया। चेनाब में अचानक पानी बढ़ने से लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। प्रशासन ने यातायात रोक दिया है और लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया, क्योंकि सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। ये भूस्खलन NH 244 के पास हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर बारिश बंद नहीं हुई तो फिर ये सिलसिला जारी रह सकता है। अब आपके सामने जम्मू कश्मीर का पहलगाम है, वही पहलगाम जो अपनी हरी भरी वादियों के लिए मशहूर है।
लेकिन आजकल वहाँ हालात बदले हुए हैं। प्रकृति खतरनाक रूप ले चुकी है, हालात बदलते जा रहे हैं। पहलगाम में नदी नाले उफान पर है। छोटे छोटे नालों में इतना पानी आ गया, घर बाजार सब डूब गए। पानी का बहाव किसी को भी बहा ले जा सकता है। ऐसा ही पहलगाम के लीडर नाले में आई बाढ़ से हुआ, जिसकी चपेट में बाजार से लेकर रिहायशी इलाके तक आ गए। घरों के बाहर और अंदर पानी भर गया। सड़कों पर ऐसा सैलाब आया कि रास्ते के रास्ते साफ हो गए। अचानक इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि मानो पुल भी नाले में समा जाएगा। चेनाब नदी इस समय पूरे उफान पर है। जम्मू में चेनाब का पानी नदी के पाट से बाहर निकल चुका है। किनारे पर बने मंदिर और घाट जलमग्न है। चेनाब की खौफनाक लहरें सब कुछ डुबाने पर आमादा है। चेनाब के किनारे बना ये प्रसिद्ध मंदिर पूरी तरह से नदी की चपेट में है। मंदिर का पहला तल डूब चुका है। गर्भगृह में अब पूजा नहीं होती, क्योंकि वहाँ इतना पानी भर गया कि कोई जा नहीं सकता। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये चेनाब दरिया है और ये तस्वीरें जो डरा देने वाली हैं। आप देख सकते हैं इस चेनाब दरिया का जो रौद्र रूप है इसने अपना लिया है। सामने का इलाका जो है वो है जिया पोता घाट। मंदिर परिसर जो है एक एक फुट मंजिल तक जो पानी मंदिर परिसरों में घुस चुका है। और अगर जम्मू कश्मीर पूरे की बात करें तो लगभग हर एक इलाके से तस्वीरें जो डरा देने वाली सामने आ रही हैं, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, चाहे किश्तवाड़ हो, डोडा हो और रामबन हो, रियासी हो, सांबा कठुआ हो, हर जगह से जो तस्वीरें वो डरा देने वाली हैं। पहले पानी की इस प्रचंड आवाज को सुनिए। ये जम्मू के शोपियां की तस्वीरें हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में इतनी बारिश हुई कि नालों में उफान आ गया। अचानक आई बाढ़ से नदी के दूसरी ओर कुछ लोग फंस गए। दक्षिण कश्मीर के शोपियां के रंबियारा में अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारी नॉमेड फैमिलीज जो है वो स्टक हो चुकी हैं, यानी फ्रेश फ्लड्स यहाँ पे आए हुए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ का ये मैसिव ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि कई सारे लोग जो है और उनके साथ जो ये माल है यानी जो मवेशी है वो फंसे हुए हैं। उनको निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फ्लैश फ्लड की खबर लगते ही राहत बचाव दल की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और लोगों के साथ साथ मवेशियों को यहां पर बचाया गया। अब बडगाम की तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी पानी ही दिखेगा। घरों के आसपास सिर्फ पानी। कुछ मवेशी इस पानी में फंस गए। ये श्रीनगर पुलवामा हाईवे है। भारी बारिश की वजह से नदी नालों का पानी हाईवे के आर पार बह रहा है। गनीमत ये कि पानी का बहाव कम है, इसलिए गाड़ियां भी आसानी से आ जा रही हैं। आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर पर भारी हैं। रियासी, सांबा, कठुआ समेत कुछ और जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिससे खबरदार रहने में ही भलाई है। पंजाब में जोरदार बारिश का अलर्ट आज भी है। पंजाब को आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जा चुका है। पंजाब के सभी 23 जिलों में सैलाब का सितम है। 12 जिलों में 4.25 लाख एकड़ फसल और खेती की जमीन सैलाब के अंदर डूबी हुई है। पंजाब में कृषि को हुए नुकसान को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पंजाब का दौरा करेंगे। बड़ी खबर यह है कि पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो, बुजुर्ग को सुरक्षित बचाना हो, या फिर बाढ़ में फंसे लोगों को घर पर खाना पहुंचाना हो, पंजाब में सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसी काम में जुटी हैं। राज्य सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। हालांकि पंजाब को इस आपदा से उबरने में अब बहुत वक्त लगेगा। कपूरथला भी बाढ़ प्रभावित जिले में शामिल है, जहां लोग सेना के हवाले हैं।
हम लोग पहुंच चुके हैं ब्यास, लेकिन ब्यास नदी में ये नदी नहीं है बल्कि ये एक गांव है जहां पर 12 से 16 गांव पूरी तरह से नदी में समा चुके हैं। ये एक तरीके से आपको लगेगा कोई टापू है। हम गांव के बीचों बीच चल रहे हैं जहां सेना की नाव यहां पर चल रही है जो कि लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। ये कपूरथला का इलाका है, साथ ही साथ सुल्तानपुर लोधी का इलाका है। दोनों इलाके के गाँव जहाँ पर ब्यास नदी में आए पानी ने इन तमाम गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है, जहां पर लगातार मदद और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। फसलें बर्बाद हुई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं और अभी भी जो लोग बचे हैं इन घरों में, इक्का दुक्का लोग यहां पर बचे हैं। कपूरथला के इस गांव में ज्यादातर लोगों को कैंप में पहुंचा दिया गया है। हालांकि बहुत से लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा है। अब बात दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री परेड निकाली गई। जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान चीन ने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। इसके अलावा चीन की तरफ से पश्चिमी देशों के खिलाफ एक धुरी भी पेश की गई जिसमें अमेरिका के एक से बढ़कर एक दुश्मन शामिल हुए। चीन से आई ये तस्वीर वायरल है। इसकी वजह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है, जिनकी कुर्सी को उनका सुरक्षाकर्मी साफ कर रहा है। इसी कुर्सी पर बैठकर किम ने पुतिन से मुलाकात की थी, जिसे इस वीडियो में उनका सुरक्षाकर्मी अच्छे से साफ करता है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सुरक्षाकर्मी किम जोंग उन के डीएनए को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कुर्सी के हत्थे, पीठ, साइड टेबल को घिस-घिस कर साफ किया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह का कोई निशान न रह जाए, इसलिए ऐसा किया गया। इस सवाल का जवाब ये तस्वीर है। शी जिनपिंग ने यूं तो कई मेहमानों को बुलाया, लेकिन उनके दाएं और बाएं हमेशा दो लोग रहे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। चीन में तीनों नेताओं की एक साथ एक जगह मौजूदगी को पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के खिलाफ बना सबसे बड़ा मोर्चा माना जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हो रही है कि उनकी गलत नीतियों ने चीन के हाथ मजबूत कर दिए और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी। चाहे रूस हो या फिर नॉर्थ कोरिया, अमेरिका की दोनों से तनातनी रही है। ऐसे में इनके साथ चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ट्रंप की आंखों में जरूर खटकेगा। अमेरिका का एक और कट्टर दुश्मन ईरान भी इस परेड में दिखा। इस तरह चीन ने इन तीनों परमाणु ताकत वाले देशों को साथ लाकर जता दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। मौका तो था दूसरे विश्व युद्ध के 80 साल पूरा होने का, जिसमें चीन ने जापान से जंग लड़ी और जिसे जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर खत्म किया, लेकिन चीन की तरफ से इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस तरह शी जिनपिंग ने इतिहास और वर्तमान में अमेरिका को पछाड़ने की कोशिश की तो ट्रंप भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सवाल तो यह कि अमेरिका ने आक्रमणकारी पड़ोसी से चीन को आजादी दिलाने में जो मदद दी और जितना खून बहाया उसका जिक्र चीन के राष्ट्रपति शी करेंगे भी या नहीं। जीत के लिए संघर्ष करते चीन की मदद में कई अमेरिकी लोगों ने जान दी। मुझे उम्मीद है उनकी बहादुरी और बलिदान को उचित सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों को इस जश्न की शुभकामनाएं। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट की आखिरी लाइन तंज, खींच और इल्जामों से भरी है, क्योंकि चीन में इकट्ठा हुए इन तीनों नेताओं के आगे ट्रंप की भी नहीं चलती। वो अलग बात है कि अमेरिका अब भी खुद को सब कुछ समझता है। अमेरिका को हकीकत से रूबरू करवाने के लिए जिनपिंग ने चीन में आयोजन रखा, जिसकी कामयाबी से वॉशिंगटन ही नहीं पश्चिमी देश भी चिंता में आ गए। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक सुना दिया और कहा कि या तो भारत के साथ संबंध सुधारो वरना हार तय है। फिनलैंड नाटो का सदस्य और अमेरिका का सहयोगी है। उसकी तरफ से दी गई ये चेतावनी बहुत मायने रखती है, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है और वो भारत की अहमियत को टैरिफ से आगे देख ही नहीं पा रहे। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत को 50% टैरिफ लगाकर परेशान करने की कोशिश की, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। लेकिन इस लड़ाई में शी जिनपिंग फायदा उठाते दिख रहे हैं, जिन्होंने ट्रंप की नासमझी का इस्तेमाल चीन को मजबूत करने के लिए किया। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों को इकट्ठा किया, बल्कि भारत से रिश्ते सुधार कर एशिया में अमेरिका की चुनौती बढ़ा दी। अमेरिका को चुनौती दे रहे चीन ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड से दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। संदेश दे दिया कि वो टैरिफ को हथियार बनाकर दोस्तों तक को परेशान करने वाले अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद है। दुनिया के बड़े नेता आपस में क्या बातचीत करते हैं, इसे हर कोई जानना चाहता है। चीन में इकट्ठा हुए पुतिन और किम जोंग उन के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत सामने आई है। इस बातचीत में तीनों नेता ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए 150 साल तक जिंदा रहने की बात करते हुए सुने जा सकते हैं। चीन ने आज की परेड में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई।
विक्ट्री डे परेड में माओ जैसी ड्रेस में पहुंचे राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, हम डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारत ने चीन के एयर डिफेंस से लेकर एयर टू एयर मिसाइल और जेट्स को ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम साबित कर दिया था, लेकिन आज 70 मिनट की परेड में चीन ने जमीन, आसमान और समुद्र में अपने नए हथियारों को दिखाया। चीन ने दिखा दी अपनी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, फाइटर जेट से लेकर मिसाइल और ड्रोन का प्रदर्शन, अमेरिका तक वार करने वाली मिसाइल की धमक। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विक्ट्री डे परेड में दुनिया को दिखाया चीन की ताकत क्या है। माओ स्टाइल सूट पहना, मेड इन चाइना रेड फ्लैग, लिमोजीन की खुली छत से खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया। बीजिंग के आसमान में चीनी झंडा लिए हेलीकॉप्टर का एक बेड़ा भी उड़ान भरता रहा। यह हेलीकॉप्टर जापान पर चीन की जीत के 80 साल पूरे होने पर 80 की आकृति बनाते हुए उड़ता रहा। लेकिन विक्ट्री डे परेड का सबसे बड़ा आकर्षण और दुनिया की नजर खींचने वाली है ये मिसाइल, जो अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती है। चीन के तरल ईंधन वाले इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल डोंगफिंग 5C की मारक क्षमता पूरी दुनिया तक है। तियानमेन स्क्वायर पर इसकी धमक पूरी दुनिया को सुनाई दे रही थी। एक जानकार ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये लक्ष्य पर सटीक वार करती है। चीन की DF-5C स्ट्रेटेजिक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल की स्ट्राइक रेंज इतनी शक्तिशाली है कि पूरी धरती पर किसी भी देश को दावा है कि कवर कर सकती है। इसका वॉरहेड 4 मेगाटन का है, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से 200 गुना अधिक ताकतवर। परेड के दौरान चीन ने कुछ नए एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाए। इनमें HQ-19, HQ-12 और HQ-29 शामिल हैं। HQ-19 की तुलना अक्सर अमेरिकी थार से की जाती है, जिसे अमेरिका के हथियारों में सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। PCH-191 मॉडर्न जमाने का मॉड्यूलर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम में से एक है। इसे भी परेड में दिखाया गया। यह बैलिस्टिक मिसाइल को 500 किलोमीटर तक की रेंज में दाग सकता है।